My dear boys and girls, good morning to you all in my class. I shall launch today my fifth video of the lesson A Girl with Basket, which is written by William C. Douglas. You all are reading this lesson previous days, but now this lesson is near to end. I shall teach you all the para I am indicating at the blackboard. My arms were full. I am indicating my para, my arms were full from my arms were full to scents that night. Scents that night. I shall teach you all this para in this video. Now you all open your books. The first lesson of the prose, A Girl with Basket. You have to prepare first yourself for reading, and I have to prepare myself for teaching. When we both prepare for reading and teaching, our reading and teaching will be going on very properly. तो बच्चों, आज जो पैरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस पैरा को मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर इंडिकेट किया है. आप इसको अब पढ़िए. अपना जो भी आपके का नोट्स है, जो आपकी कॉपी है, उसमें आप कठिन शब्दों को, उसमें जो कठिन वर्ड आते हैं उनकी पर्यायवाची, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो सारी चीज़ें आप उनको नोट करिए. आपका पढ़ाई के साथ साथ आपका हाथ भी चलना चाहिए, आपका दिमाग भी चलना चाहिए. और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता है. हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता है और हमको अपने अंदर जो है किसी चीज़ को जानने के लिए अपने अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ती है. और अब मैं शुरू कर रहा हूँ. अब आप लोग कलम हाथ में रखिए और जो कठिन वर्ड उसको नोट करिए और लिसन टू मी व्हाट आई से अमंग यू ऑल. माई आर्म्स वेयर फुल, आई हैड नो room. Writer William C. Douglas is explaining in this para that his both arms were full of fans and baskets. लेखक इस पैरा में कहता है कि उसकी दोनों जो भुजाएं थी वह टोकरियों से और पंखों से पूरी तरह भरी हुई थी. आगे कहते हैं कि आई हैड नो रूम. यहां रूम का मतलब क्या है? आई वांट टू क्लैरिफाई रूम. रूम का मतलब होता है नो प्लेस. नो प्लेस, यही कठिन शब्दों को सिंप्लीफाई कर देना ही एक्सप्लेनेशन होता है कि उसका भाव क्या है, कहने का
सेंस क्या है, क्या मतलब है। यहाँ रूम से मतलब आप ये नहीं समझना है कि रूम माने कमरा है, रूम माने बच्चों यहाँ प्लेस है। राइटर इज सेइंग दैट ही हैड नो प्लेस फॉर कीपिंग मोर बास्केट्स एंड फैंस। लेखक कहता है कि उसके पास और ज्यादा पंखों को और टोकरियों को रखने के लिए जगह नहीं थी। नो प्लेस, अब उसके पास और टोकरियां और पंखों को रखने के लिए जगह नहीं था। लेट एलोन एनी नीड फॉर another basket. And writer William C. Douglas does not need any other basket. I want to give you all the synonyms of need. बच्चों मैं आपको नीड का एक परिभाषा बता दूं। इफ एनी बॉय और गर्ल नोज द सिनोनिम्स ऑफ नीड ही मे स्टैंड ऑन हिज बेंच एंड आंसर मी। अगर कोई भी जानता है नीड का परिभाषा बता दो हमको। खड़े जाओ तुम, बताओ बेटा। रिक्वायर, रिक्वायर होता है, रिक्वायर इज द सिनोनिम्स ऑफ नीड। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट आंसर। रिक्वायर REQUIRE होता है भाई, बहुत बढ़िया आपने बताया है। अब आप बैठ जाओ। आई एम सेटिस्फाइड विथ यू कंप्लीटली, एक्सीलेंट आंसर, सिट डाउन। तो अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है भाई, तो हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे। अगर आपको कलम की आवश्यकता है तो अंग्रेजी में क्या बोले बताइए। आई नीड ए पेन, आई रिक्वायर ए पेन। अब बोलिए, आगे चलिए। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। बैलेंसिंग इज ए पार्टिसिपल वर्ड, ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है भाई। आपको पता है ना कि अगर किसी क्रिया के आखिरी में ING लगा दिया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, और हिंदी में ता हुआ, ती हुई, ते हुए का अर्थ देता है। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है संतुलित करते हुए, साधते हुए। बास्केट्स एंड फैंस ऑन हिज लेफ्ट आर्म। लेखक कहता है कि टोकरियों को और पंखों को अपने बाएं हाथ में जो है संतुलित करते हुए, मेकिंग बैलेंस बास्केट्स एंड फैंस ऑन हिज लेफ्ट आर्म। इन दिस वे राइटर कहता है कि आई रीच्ड into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. कहते हैं कि राइटर reached into my hand, my right coat। इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना है। राइटर विलियम सी डगलस पुट रिच्ड इनटू माई राइट कोट। क्या मतलब, क्या भाई, क्या है इसका मतलब? इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अंटिल यू सिंप्लीफाई दिस वर्ड यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस सेंटेंस क्लियरली। रिच्ड इनटू माई का मतलब होता है हाथ डाला। राइटर William C. Douglas put his hand into his right coat pocket। ये अर्थ हुआ कि उसने अपना हाथ जो है अपने कोट के जो है
जो है दाहिने पॉकेट में क्या किया, डाला। एंड फ्रॉम देयर, व्हाट इज देयर? देयर इज ए प्रोनाउन विच इंडिकेट ऑल द टाइम प्लेस। क्या है भाई देयर? देयर क्या है, हियर क्या बताइए आप? देयर और हियर ए प्रोनाउन है विच इंडिकेट प्लेस, जो स्थान को इंडिकेट करता है। अंग्रेजी पढ़ते हो ना तो सब कुछ जानना चाहिए आपको, ये जान जाइए। पोस्टमार्टम पूरा कर डालना चाहिए एकदम, पूरा फुल पोस्टमार्टम कि क्या है। तो राइटर पुट हिज हैंड इनटू हिज राइट कोट पॉकेट एंड फ्रॉम देयर क्या है? फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट है वही। फ्रॉम देयर ही टुक माने क्या होता है भाई? टेक माने लेना, टेकिंग चलता है, टुक माने लिया। फ्रॉम हिज कोट ही टुक आउट, उसने टुक आउट माने क्या हुआ? निकाल लिया। ए हैंडफुल चेंज, हैंडफुल माने एक मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर, और चेंज माने होता है लूज क्वाइंस। लूज क्वाइन क्या भाई? सिक्का। वहां से उसने अपने पॉकेट से जो है एक मुट्ठी भर जो है सिक्का निकाल लिया। राइटर इज सेइंग दैट perhaps all the cents were 50 cent. Writer could not count the loose coin. एक सवाल उठता है भाई कि लेखक why could not he count the loose coin? वो अब उनको गिन क्यों नहीं पाया कि लड़की को मैं गिन करके दे दूं? क्यों नहीं गिन पाया? कोई कारण तो होगा। कहता है शायद सारे सिक्के जो है 50 सेंट थे, ये अमेरिकन करेंसी है 50 सेंट, तो गिन क्यों नहीं पाया? क्या कारण था कि वो गिन नहीं पाया? कहा शायद नियरली ऑल द सेंट्स वेयर 15 सेंट। अब आपको बता दें क्यों नहीं गिन पाया। राइटर कुड नॉट काउंट द लूज क्वाइंस बिकॉज हिज वन हैंड was balancing the baskets and fans। अरे भाई उसका एक हाथ जो था वो टोकरी और जो है पंखों को पकड़े हुए था, और एक हाथ से उधर निकाला। एक हाथ से आप अगर एक हाथ में आपके सिक्के हों दे दूं तो एक हाथ से आप गिन पाओगे? बताइए, गिन पाएंगे एक हाथ से? अगर एक मुट्ठी भर सिक्का दे दिया जाए नहीं गिन पाएंगे। यू कैन नॉट काउंट। इन दिस वे राइटर कुड नॉट काउंट द कॉइन्स बट ही गेस्ड परहैप्स ऑल द कॉइन्स वेयर 15 सेंट। राइटर पुट ऑल द 15 सेंट in the basket of the 9-year little girl. William C. Douglas put all the 15 cent in the basket of 9-year girl. उन्होंने क्या किया? वो 15 सेंट जो लगभग थे वो उस लड़की की टोकरी में डाल दिए। द लिटिल, एक वर्ड बेटा आया है मेरे प्यारे बच्चों, हैड इम्प्लोरिंगली। इम्प्लोरिंगली जो वर्ड है ये इम्प्लोर से बना है, आप जान जाइए, आपको जानना भी चाहिए। इम्प्लोर, इम्प्लोर ये जो वर्ब है, इम्प्लोर माने होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट। क्या होता है? रिक्वेस्ट, ये इसकी पर्यायवाची कहते हैं। अब इसको आप पढ़िए, इम्प्लोरिंगली कहते हैं कि द लिटिल गर्ल was standing in front of the William C. Douglas. She was requesting very kindly. Implore माने रिक्वेस्ट होता है भाई, बहुत कठिन वर्ड नहीं है। इम्प्लोर माने क्या होता है? रिक्वेस्ट। अगर इफ आई वांट ए सिनोनिम्स ऑफ इम्प्लोर, यू विल गिव, क्या देंगे आप इम्प्लोर का?
बोलिए भैया, आप बोलिए ना, बोलेंगे नहीं आ तो बोलिए। एक बहुत बढ़िया, टॉप, यू आर टॉप स्टूडेंट, गुड, आई लाइक सच स्टूडेंट। रिक्वेस्ट होता है, बहुत बढ़िया। अरे भाई, अंग्रेजी की आत्मा शब्दकोश होता है, अगर शब्दकोश नहीं है, बिना आत्मा के हमारा शरीर बेकार है, तो बिना शब्दकोश के अंग्रेजी आपका बेकार है। तो आप शब्दकोश पर कमांड करिए, आप लोग लिखते चलिए, पोस्टमार्टम करते चलिए भाई, पूरा एकदम फुल। तो द लिटिल गर्ल वाज स्टैंडिंग, एक वर्ड और आया भाई, बिफोर का मतलब यहां क्या होता है भाई? अगर मैं पूछूं यहां मी कौन है, मी प्रोनाउन किसके लिए आया है? बता नहीं पाएंगे आप लोग। यहां मी प्रोनाउन किसके लिए आया है? राइटर विलियम सी डगलस के लिए आया है। और बिफोर का मतलब यहां इन फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने होता है, ये बिफोर की पर्यायवाची है भाई, लिख लीजिए। कलम तो आप लोगों की चल नहीं रही है, आधे लोग तो बैठ के केवल मुंह ताक रहे हैं, तो क्या लिख पड़ेगी आप लोग, हाँ ठीक। चलिए, तो द लिटिल गर्ल वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द राइटर, शी वाज रिक्वेस्टिंग वेरी काइंडली एंड पिटिएबल वॉइस। क्या फोर्स पड़ रहा है, क्या फोर्सिबली वर्ड है। शी वाज रिक्वेस्टिंग इन ए वेरी काइंडली एंड पिटिएबल वॉइस। राइटर विलियम सी डगलस जी कहते हैं वह बहुत ही विनम्रता और बड़ी मॉडेस्टी के साथ जो है मेरे सामने खड़ा होकर के जो है वो निवेदन कर रही थी। कहते हैं कि राइटर यहां कहते हैं कि ही ट्राइड टू एक्सप्लेन, उन्होंने, ट्राइड माने क्या होता है भाई? प्रयास करना। कोई प्रयास किया है? ट्राई का नहीं है, तो नोट करिएगा, इफोर्ट, EFFORT, इफोर्ट माने प्रयास करना, दोनों वर्ब है भाई। राइटर कहता है कि ही इफोर्टेड एंड ट्राइड टू क्लियर द लिटिल गर्ल दैट ही कुड नॉट बाई हर बास्केट। लेखक कहता है कि उसने लड़की को यह समझाने का प्रयास किया कि वह उसकी टोकरी को नहीं खरीद सकता है। He could not buy her basket. He tried to explain the little girl of refugee. उसने कहा कि भाई वह उसकी टोकरी को खरीद नहीं सकता है। कहा नहीं खरीद सकता है? क्यों नहीं खरीद सकता है? कोई कारण तो रहा होगा कि सबकी टोकरियों को खरीदा और उसकी टोकरी को क्यों नहीं खरीदा भाई? क्यों नहीं खरीदा? एक प्रश्न तो उठता है ना। बिकॉज राइटर विलियम, अब आप जान जाइए क्यों नहीं खरीद सका, क्यों कहा कि मैं तुम्हारी टोकरी को नहीं खरीद सकता हूं। बिकॉज राइटर हैड ऑलरेडी bought a lot of baskets and fans from the refugees girl and his both arms were full of। ये कारण था कि वो पहले ही शरणार्थियों के बच्चों से बहुत सारी टोकरियां, पंखे खरीद लिए थे और उसकी बाहें जो है पूरी तरह से भर गई थी। इसलिए लड़की से कहा कि ही कुड नॉट बाई हर बास्केट, बट लेकिन ही गेव द लिटिल गर्ल ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट। यहां कुछ कठिन वर्ड दौड़ रहे हैं।
ग्रेचुटी को आप नोट करिए भाई। ग्रेचुटी का मतलब होता है बच्चों मनी एज ए गिफ्ट। मनी एज ए गिफ्ट ये होता है। एक वर्ड और आया है कठिन, सब्स्टिट्यूट। समथिंग इन इस, नोट कर लीजिएगा, समथिंग इन प्लेस ऑफ एनअदर थिंग। ये दोनों पर्यायवाची है। ये इसका बदला हुआ मॉडिफाइड सिंपल वर्ड है। यही तो अंग्रेजी है कि कठिन शब्दों को आप सरल शब्दों में तोड़ दीजिए, उसका हो गया एक्सप्लेन। तो ये क्या है आपका ग्रेचुटी का मतलब मनी एज ए गिफ्ट। गिफ्ट माने खैरात के रूप में, एकदम फ्री, बिना कुछ लिए दिए भाई। इससे सरल और क्या कहेंगे आप। और समथिंग इन प्लेस ऑफ अनदर थिंग, एक स्थान, एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु। तो विलियम सी डगलस ने कहा कि he could not buy her basket, but he gave the little girl money as a gift and in a charity। उन्होंने कहा कि भाई वाह, तुम्हारी टोकरी तो खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास मजबूरी है, बता दिया हूं पहले ही कि ही मजबूरी है, जगह नहीं है, बहुत सब सामान खरीद लिया हूं। लेकिन ही वांटेड टू हेल्प द लिटिल गर्ल, लेकिन वह छोटी लड़की की मदद करना चाहते थे। एंड ही गेव हर मनी एज ए गिफ्ट इन चैरिटी, समथिंग इन प्लेस ऑफ अनदर थिंग्स। लेकिन उन्होंने उस लड़की को खैरात के रूप में, चैरिटी के रूप में, गिफ्ट के रूप में फ्रीली जो है उन्होंने उसको पैसा दे दिया। आगे बढ़िए, गो हेड। लेखक आगे लिखता है कि आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। राइटर यहां लिखते हैं कि he at once realized। यहां भाई रियलाइज माने होता है महसूस करना, एज यू नो फील होता है पर्यायवाची बेटा। फील माने महसूस करना, रियलाइज माने महसूस करना। तो यहां महसूस करने का मतलब होता है, अब आपको हम और अंग्रेजी दें, यहां रियलाइज का मतलब हो गया कम टू नो। कम टू नो माने होता है जानकारी होना, ज्ञात होना। When writer gave the money as a gift in charity, he at once came to know that he had done a wrong behavior with the little girl। क्या भाई ऑफेंस क्या है? ऑफेंस माने अपराध होता है, क्राइम होता है। लेकिन ऑफेंस का यहां एक साहित्यिक भाषा में जो है ऑफेंस का मतलब रॉन्ग बिहेवियर, गलत व्यवहार, मिसबिहेव। ही एट वंस, राइटर विलियम सी डगलस एट वंस केम टू नो। केम टू नो माने क्या होता है भैया, आप बताइए। याद तो भी नहीं हुआ आपको, सुन लीजिए भले, बताइए कम टू नो माने क्या होता है। एनी बॉय? हाँ, बैक बेंचर खड़ो जाइए आप, बहुत बढ़िया। ज्ञात होना, पता चलना, बैठ जाइए भाई। धरती वीरों से नहीं खाली है, यही तो अच्छी बात है कि आप में कोई ना कोई माई का लाल है जो मान सम्मान को बचा देता है। कम टू नो माने होता है जानकारी होना,
राइटर विलियम सी डगलस at once came to know that he had done a wrong behavior. उनको तुरंत पता चल गया कि उन्होंने एक बहुत गलत इस लड़की के साथ क्या कर दिया, व्यवहार कर दिया है। लड़की, द गर्ल became angry the rude behavior of the राइटर। लड़की तुरंत नाराज हो गई भाई, उसको गुस्सा आ गया। अब क्या किया लेखक ने, क्या गलत व्यवहार कर दिया भाई। द चाइल्ड ऑफ 9 dressed in rags and on the edge of starvation raised her chin into the basket and with all pride and gracious of a lady handed the money back to me. कुछ कठिन वर्ड है, आप कलम चलाइए। अब द चाइल्ड ऑफ 9 साल की बच्ची, कै साल की वो बच्ची थी, वो 9 साल की बच्ची थी, बहुत कम उम्र की बच्ची थी। ड्रेस्ड इन रैज, भाई देखिए एक वर्ड है, ड्रेस माने होता है कपड़ा, और रैज आप लिखिएगा, रैज माने होता है चिथड़े, फटे हुए, चिथड़ा होता है, कथरी भी यही अंग्रेजी होती है रैज की। और ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज माने होता है कागार, किनारा, और स्टारवेशन माने होता है भूखमरी, यानी हर फैमिली वाज डाइंग ऑफ हंगर, उस लड़की का परिवार वाज डाइंग ऑफ हंगर, वो भूख से मर रहा था, भूखमरी के कागार पर था। द क्लॉथ ऑफ लिटिल गर्ल वेयर डर्टी एंड रेज्ड, हर फैमिली वाज डाइंग ऑफ हंगर, उस लड़की का परिवार भूख मर रहा था, उसके कपड़े गंदे थे, चिथड़ा पहनी हुई थी। एंड सी रेज्ड हर चीन इनटू द बास्केट, रेज्ड हर चीन माने क्या होता है भाई, इसको सिंपलीफाई करिए। रेज माने क्या होता है भाई, रेज माने क्या होता है, रेज का मतलब होता है राइस से बना है भाई, रेज माने राइस, रेज माने उठाई, रेज्ड हर चीन का मतलब होता है लिफ्टेड हर फेस, लिफ्टेड हर फेस, लिफ्ट माने उठाना होता है। अब इससे सर वर्ड आपको कहां मिलेगा, लिफ्ट, कहीं थोड़ा उनको लिफ्ट दीजिए भाई, हैं? सी लिफ्टेड हर फेस, रेज्ड हर चिन का मतलब क्या हुआ है, द लिटिल गर्ल लिफ्टेड हर फेस एंड टूक आउट मनी फ्रॉम हर पॉकेट एंड रिटर्नेड दैट 15 cent all the with all pride and gracious। यहां प्राइड का मतलब क्या है, प्राइड माने गर्व, सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए भाई ये एडजेक्टिव है, आप ये उस लड़की के एडजेक्टिव है जो लड़की को क्वालिफाई कर रहा है। प्राइड, ग्रेसियसनेस, ये जो दोनों वर्ड हैं ये उस लड़की का के विशेषण वर्ड हैं जो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, जो उसको नायक बना रहे हैं, जो इसको हीरोइन बनाने का काम कर रहे हैं भाई, हैं? तो द लिटिल गर्ल रिटर्नेड ऑल 15 cent विथ सेल्फ रेस्पेक्ट। नोट करिएगा, 3 आपको एडजेक्टिव दूंगा कि जो लड़की की सबसे बड़ी विशेषता है। एक तो है प्राइड, पूरे गर्व के साथ, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ द लिटिल 9 year गर्ल।
She returned all 15 cents with pride, self-respect and graciousness means होता है ग्रेट डिग्निटी। ये तीनों जो वर्ड हैं ये लड़की के को क्वालिफाई कर रहे हैं पूरे जो है आत्मसम्मान के साथ, गर्व के साथ, डिग्निटी के साथ। द लिटिल गर्ल रिटर्नेड दैट 15 सेंट टू द राइटर विलियम सी डगलस। तो मैं अपनी इस पैरा को यहीं पर विराम देता हूं। नाउ आई वांट टू पुट अप सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैरा। भाई पढ़ाने के बाद अगर आप कोई कहानी तो आप सुन नहीं रहे हो और पढ़ाने के बाद आपको कुछ करने के लिए ना दिया जाए तो बेकार है। तो कुछ होमवर्क करने से आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन पावर, आपके अंदर रीजनिंग पावर, तमाम ऐसी शक्तियां आपके अंदर डेवलप होती हैं। आपका सोच बढ़ता है, आपका बोधगम में पावर बढ़ता है। इसलिए हमको आशा है कि श्योरली यू विल डू माई ऑल द होमवर्क विच आई गिव यू ऑल इन दिस वीडियो। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं आज। थैंक यू ऑल।